हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4 सितंबर 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची हिमालयन चोटी लियो पारगिल की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई याद रखना बहुत आसान है। इसकी ऊंचाई है 22,222 फीट। और यह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सबसे चुनौतीपूर्ण और तकनीकी रूप से कठिन चढ़ाई वाली मानी जाने वाली यह हिमाचल प्रदेश की चोटी लियो पारगिल, इस पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने तिरंगा फहराया है। यानी कि इस ऊंचाई पर जाकर इंडियन फ्लैग होस्ट किया है और इस पर अपना कब्जा किया है। इसकी ऊंचाई 22,222 फीट है। याद रखिएगा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है हाल ही में नियुक्त लोकसभा सचिव का नाम बताइए। तो हाल ही में नए लोकसभा सचिव नियुक्त हुए हैं उत्पल कुमार जी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह जी को 1 सितंबर 2020 से लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा अनुमोदित किया गया था। वह उत्तराखंड कैडर से 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और 25 अक्टूबर 2017 को 15वें मुख्य सचिव बने। लोकसभा सचिवालय के बारे में अगर हम बात करें तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख और नियंत्रण में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। महासचिव लोकसभा अपनी संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में लोकसभा अध्यक्ष की सहायता करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है किस देश ने एग्रीयोटा ई मार्केट प्लस लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है, डीएमसीसी अथॉरिटी लॉन्चेस एग्रीयोटा ई मार्केट प्लस, अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग एंड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म that uses blockchain to help bridge the gap between millions of rural farmers in India and the UAE's food industry। हिंदी में इसे समझते हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म एग्रीयोटा ई मार्केट प्लस लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत में लाखों ग्रामीण किसानों और यूनाइटेड अरब अमीरात के खाद्य उद्योग के बीच के अंतर को कम करना है। यह पहल दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर, डीएमसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर, और दुबई अथॉरिटीज ऑफ कमोडिटीज ट्रेड एंड एंटरप्राइज द्वारा शुरू की गई। इस इनिशिएटिव से लाखों भारतीय किसानों को यूएई के खाद्य उद्योग के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इसमें व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खाद्य प्रसंस्करण आदि भी शामिल रहेंगे। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है किसके द्वारा मेडबोर्ड मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है। तो मेडबोर्ड याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मेडिकल ट्रॉली जो विकसित की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है मेडबोर्ड या मेडिकल बोर्ड। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा मेडबोर्ड मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है और यह एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली है जिससे कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयाँ पहुँचाने में सहायता करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस मेडिकल बोर्ड का इस्तेमाल भारतीय रेल के डीजल इंजन कारखानों के केंद्रीय अस्पताल में किया जा रहा है। रेलवे द्वारा कई अन्य इनिशिएटिव हैं, जैसे कि लोगों को खाद्यान्न और परिवहन सुविधाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई का प्रावधान, यह भी इसमें प्रदान किया जाएगा। अगली न्यूज़ कह रही है किस राज्य ने पहली बार सी प्लेन यानी समुद्र में प्लेन की सेवा को शुरू किया है। तो यह शुरू किया गया है गुजरात में। अगर आप न्यूज़ ध्यान से देखेंगे, इमेज ध्यान से देखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और पूरी न्यूज़ क्या कह रही है, गुजरात राज्य ने पहली बार सी प्लेन सेवा का शुरुआत किया और यह एक ऐसी प्लेन सेवा है जिसमें प्लेन को लैंड करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है, पानी में यह लैंड कर लेता है। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवडिया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक बिना बाधा के हवाई यात्रा प्रदान करेगी। डिस्टेंस याद रखिएगा, अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी केवडिया तक। और इसका संचालन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, इस सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है मुस्तफ़ा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए गए हैं। तो मुस्तफ़ा अदीब अभी तक जर्मनी में थे, लेबनान के डेमोक्रेट के फॉर्म में, और इन्हें अब लेबनान के प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया है। जर्मनी में लेबनान के राजदूत 2013 से 2020 तक यानी पिछले 8 वर्ष से
मुस्तफ़ा अदीब जी जो हैं उनको देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर दिया गया है। और पूर्व लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं, यानी जो लेबनान के पूर्व 4 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी इस पद के लिए अदीब के नाम की सिफारिश की है। पूर्व प्रधानमंत्री जिनमें से एक हैं पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती, इन्होंने औपचारिक रूप से पहली बार राष्ट्रपति महल में अदीब को नामित किया था। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीर जी का समर्थन भी प्राप्त है। और साद अल हरीर जी जो हैं ये सुन्नी पार्टी फ्यूचर मूवमेंट के हेड हैं। मुस्तफ़ा अदीब के बारे में अगर बात की जाए तो ये लेबनान के राजनयिक, वकील, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, शोधकर्ता और लेबनान के अवलंबी पीएम हैं। इन्होंने अपने अकादमिक अनुसंधान और मानव और राज्य सुरक्षा, चुनावी कानूनों और सुरक्षा क्षेत्र के संसदीय पर्यवेक्षण में उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में दुर्गापुर स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने निम्न में से क्या विकसित किया है। तो इन्होंने विकसित किया है विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष, यानी सोलर पैनल लगा के सबसे बड़ा पेड़ बनाया गया है। अगर पूरी न्यूज़ की बात करें तो पूरी न्यूज़ कह रही है, दुर्गापुर स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है और इसे CSIR-CMERI आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इस सौर वृक्ष की क्षमता की अगर हम बात करें तो 11.5 किलोवाट से अधिक है और यह प्रतिवर्ष 12,000 से 14,000 यूनिट तक स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। प्रत्येक वृक्ष में 330 वाट पावर की क्षमता वाले कुल 35 सोलर पीवी पैनल लगे हैं। और इन सोलर पीवी पैनल्स की खास बात यह है कि ये लचीले होते हैं बहुत ज़्यादा, और रूफ माउंटेड जैसी सौर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर आवश्यकताओं के अनुसार इनका समायोजन भी किया जा सकता है। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जीता है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। याद रखिएगा, हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद भारतीय उद्योग गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, GBC का फुल फॉर्म क्या है? गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर एनर्जी लीडर और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। CII-GBC द्वारा आयोजित ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए यह 21वां राष्ट्रीय पुरस्कार था। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह पुरस्कार ऊर्जा दक्षता शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण ऊर्जा दक्षता पर आभासी सम्मेलन और प्रदर्शनी के दौरान दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, आज 4 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आज होता है वाइल्ड लाइफ डे। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड ऑन 4 सितंबर। खास बात यह है इस दिन के बारे में कि यह दिन जो है यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 4 सितंबर को भी और 22 फरवरी को भी। क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री, ये देख लेते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 फरवरी एंड 4 सितंबर वाज फाउंडेड इनिशियली इन 2005 बाय कॉलिन पीक। कॉलिन पीक के द्वारा इसकी शुरुआत सन 2005 में की गई थी और यह दिवस जो है मनाया जाता है स्टीव इरविन की याद में। क्यों? स्टीव इरविन जी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जू कीपर थे और बहुत ज़्यादा पशु प्रेमी थे और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते रहते थे। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दिस डे फॉर्मली सेलिब्रेटेड एंड ऑब्जर्व ऑन September 4th and it has added the date of February 2nd also to honor the memory of birthday of wildlife warrior Steve Irwin। तो आप समझ ही गए होंगे 22 फरवरी को स्टीव इरविन जी का जन्मदिन होता है और 4 सितंबर को इनकी डेथ हुई थी। इसीलिए इन दोनों ही दिवस को मनाया जाता है, इन दोनों ही दिनों को मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ डे के रूप में। और ये स्प्रेड करता है अवेयरनेस टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये थे आज आपके करंट अफेयर्स सारे इंपॉर्टेंट। कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।